मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर सिटी का रहने वाला 28 साल का विक्रांत रॉय रेडीमेड गारमेंट्स की बिजनेस के दुनिया का एक जाना माना और सफल बिजनेसमैन था। अपने रेडीमेड गारमेंट्स के उत्पादन के लिए मशहूर इंदौर शहर में विक्रांत रॉय की एक अलग पहचान थी। अपने गोरे रंग, शार्प जॉलाइन, वेल बिल्ट बॉडी और 6 फीट हाइट पर काला चश्मा लगाए जब विक्रांत रॉय कहीं से गुजरता तो लोगों की नजर उस पर टिक जाती। हर लड़की उसी के सपने देखा करती थी, लेकिन विक्रांत रॉय का बस एक ही सपना था और वो था केवल उसके हजार ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। लोगों की भीड़ को चीर और सारा पानी विक्रांत के लैपटॉप पर गिर गया। विक्रांत चिल्ला पड़ा, स्टूपिड, आर यू ब्लाइंड? दिखाई नहीं देता? लड़की कांप उठी। उसने घबराहट में कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सॉरी माय फुट। तेरे सॉरी बोलने से मेरा प्रेजेंटेशन वापस नहीं आएगा। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। विक्रांत उठकर खड़ा हो गया और क्रूरता से उसका गाल पकड़कर कहने लगा, डू यू नो ये लैपटॉप कितने की है? 2.5 lakhs। और अब मैं ये सारा पैसा होटल के बिल में डिडक्ट करवाऊंगा। इतना सुनते ही लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने आओ देखा न ताओ वो झट से विक्रांत के पैरों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी,
आई एम सो सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया सर। होटल वाले मुझे जॉब से निकाल देंगे, मैं सड़क पे आ जाऊंगी सर, मुझ पर दया कीजिए। और इतना कहते कहते उस हाउसकीपिंग स्टाफ ने अपना सर विक्रांत के जूते पर रख दिया। लड़की की ऐसी हालत देखकर आखिरकार विक्रांत का दिल पसीज गया। उस लड़की को अपने पैरों में देखकर एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि वो कितनी मजबूर थी। विक्रांत को उस लड़की में ऐसी मासूमियत नजर आई जो उसने अपनी व्यस्त जिंदगी में कहीं खो दी थी। लेकिन तुरंत विक्रांत ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और सख्त होकर उस लड़की से कहने लगा, स्टॉप दिस नॉनसेंस, फटाफट सारा क्लीन करो एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। इतना कहकर विक्रांत ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जलाकर बालकनी में चला गया। लड़की अपने कांपते हाथों से फटाफट टेबल और फर्श को क्लीन कर कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन विक्रांत 2 बजे होटल के मीटिंग हॉल में पहुंच चुका था, जहां उसने इन्वेस्टर के सामने फैक्ट्री के कुछ ब्रांच खोलने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उसे 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। विक्रांत ने अपने स्किल और बुद्धिमत्ता से इन्वेस्टर और उसके टीम को भरोसा दिलाया कि उनका बहुत खुश था। उसने सबसे पहले ये खुशखबरी रज्जो अम्मा को देने के बारे में सोचा, क्योंकि उसके सिवा और कोई विक्रांत के इतने करीब नहीं था जिससे खुशी बांटी जा सकती थी। रज्जो अम्मा के कॉल उठाते ही विक्रांत ने कहा, अम्मा, आप पूछ रही थी ना अचानक क्यों जा रहे हो मसूरी? आज आपके विक्कू बाबा ने वो तीर मारा है जो नियर फ्यूचर में बहुत सी रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनियों को छलनी करने वाला है। रज्जू अम्मा ने कहा, हाँ, अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आज मेरे विक्कू बाबा इतने खुश हैं। हाँ अम्मा, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आप बताओ इस मौके पर आपको क्या चाहिए? मेरे को तो कुछ अरे, ये तो वही लड़की है जिसने मेरा लैपटॉप खराब किया था। अब ये मुझसे क्या चाहती है? उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने कार
विक्रांत गरज उठा, रज्जू अम्मा संभालिए, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। विक्रांत को अब उस लड़की के खिलाफ एक शब्द भी मंजूर नहीं था। विक्रांत की बात सुनकर रज्जू अम्मा ठिठक गई। माफी बिक्कू बाबा, माफी, पर मैंने तो कपड़े देखकर। विक्रांत ने काटते हुए कहा, कपड़े देखकर आपको लगा कि ये नौकर है, यही ना? तो सुनो, ये हमारी कंपनी की होने वाली मैनेजर है। वहां खड़े सभी लोग नौकरों के वेश में खड़ी डरी सहमी समायरा को देख रहे थे। विक्रांत ने आगे कहा, और ये आज से यहीं इसी घर में हम लोगों के साथ रहेगी। रज्जू अम्मा, इन्हें अंदर लेकर जाइए। विक्रांत की ऊंची आवाज सुनकर रज्जू अम्मा को याद आया कि वो भी उसके घर की एक नौकर ही तो है। उसने आंखों में आंसू लिए समायरा का बाह पकड़ घर के अंदर ले गई। आज तक विक्रांत ने रज्जू अम्मा से कभी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन आज एक अजनबी लड़की के कारण उसे सबके सामने जलील होना पड़ा था। समायरा की उपस्थिति मानो रज्जू अम्मा को चुभने लगी। दूसरी तरफ समायरा, जिसके लिए ये माहौल काफी अलग था, वो चुपचाप घर को निहारते हुए रज्जू अम्मा के साथ चल रही थी। इतनी बड़ी हवेली शायद ही उसने कभी अपने जीवन में देखा था। इतनी सिक्योरिटी, इतने नौकर चाकर, प्राचीन दुर्लभ मूर्तियों और पेंटिंग्स से सजी घर की दीवारें जिन्हें विदेशों से लाया गया था, छत से लटक रहे बड़े बड़े झूमर, फर्श पर बिछी रंगीन कालीनें। भौचक होकर समायरा इन सब चीजों को घूर रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे घर में उसे रहने का मौका मिलेगा जो उसके लिए जन्नत से कम नहीं था। अपनी जिंदगी में इतना बड़ा यू टर्न देखकर खुद की किस्मत पर इठला रही समायरा को ये नहीं पता था कि अनजाने में ही रज्जू अम्मा को उसने कितनी बड़ी चोट दी थी। सपनों में खोई समायरा चलते चलते अचानक लड़खड़ा गई। रज्जू अम्मा ने तंज कसते हुए कहा, अरे संभालो खुद को समायरा बेटा, अभी तो घर की दहलीज ही पार की है तुमने और अभी से पैर काबू में नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी की होने वाली मैनेजर हो तुम, पैर काफी मजबूत रखना होगा। रज्जू अम्मा की बातें समायरा को कुछ समझ नहीं आई, पर आंसू से भरी रज्जू अम्मा की आंखों में समायरा के प्रति गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। समायरा अपने नए कमरे में सो रही थी। अंधेरे में किसी ने वहां दस्तक दी और जोर जोर से समायरा का कमरा नॉक करने लगा। चैन से सो रही समायरा चौंक कर उठ बैठी और धीरे से जाकर दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। समायरा ने कमरे के दाएं बाएं और चारों ओर झांक कर देखा, पर दूर दूर तक बस सन्नाटा पसरा हुआ था। समायरा को उस माहौल में कुछ अजीब सा लगा। डर के मारे उसने झट से अपना दरवाजा बंद किया और सोने चली गई। सुबह लगभग 9 बजे समायरा ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंच चुकी थी। ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट करवा रही रज्जू अम्मा ने जब समायरा को देखा तो उसका तन बदन जल उठा। किचन से सीधा हॉल में आकर रज्जू अम्मा ने चीखते हुए कहा, अभी तुम कंपनी की मैनेजर ही बनी हो समायरा। जहां तुम बैठी हो वो तुम्हारे मालिक विक्रांत रॉय की जगह है। अपने दायरे में रहो। कहाँ रहने की बात हो रही है रज्जू अम्मा? विक्रांत अपना हैंड वॉच पहनते हुए डाइनिंग हॉल में आया। रज्जू अम्मा ने हिचकते हुए कहा, कुछ नहीं बिक्कू बाबा, वो समायरा अभी नई है ना, तो उसे यहाँ के नियम कायदे समझा रही थी। अच्छा, क्या है यहाँ के नियम कायदे, जरा मुझे भी बताइए। वो समायरा गलती से आपके चेयर पे बैठ गई तो उसे, विक्रांत ने काटते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, कोई बात नहीं, आज से वो चेयर समायरा की। रज्जू अम्मा विक्रांत का ये रवैया देखकर हैरान थी। पर बिक्कू बाबा, रज्जू अम्मा, आपको शायद मालूम नहीं है समायरा का मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। उसके सामने ये सब चीजें मायने नहीं रखती। विक्रांत ने अपने अंगूठी के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, अगर उस दिन समायरा ना होती तो शायद माँ की दी हुई ये आखिरी निशानी मैं खो चुका होता। विक्रांत का पूरा अटेंशन समायरा की तरफ जाते देख तिलमिलाई रज्जू अम्मा ने तुरंत रामू को आवाज लगाया, रामू, बिक्कू बाबा और मैडम के लिए ब्रेकफास्ट लगा दो।
कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट डे? सर, इट वॉज गुड एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू। या श्योर। अब तक कंपनी इंचार्ज वहां से जा चुका था। समायरा ने धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समायरा ने मेहनत और लगन से कंपनी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। विक्रांत को भी समय के साथ ये महसूस हुआ कि समायरा की वजह से कंपनी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। समायरा ने मेहनत करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। अपने काम में वो इतनी निपुण हो गई कि विक्रांत अब समायरा पर भरोसा करने लगा था। हालांकि विक्रांत रॉय एक समझदार और प्रेरणादायक व्यक्ति था जो हर कर्मचारी की मेहनत की कदर करना जानता था। उसने महसूस किया कि समायरा के अंदर कुछ तो खास है। नहीं देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। अपने विक्कू बाबा का ये बदला हुआ रूप देखकर रज्जू अम्मा की आंखें भर आई। वो कमरे की तरफ जाते विक्रांत को घूर रही थी। उसने कुछ सोचा और सीधा अपने कमरे में चली गई। रात के 2 बजे घर में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सभी लोग सो रहे थे। तभी अचानक घर का मेन डोर खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में उसके कदम रज्जू अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक उसी वक्त अपने कमरे में सो रहे विक्रांत के मोबाइल की घंटी बजी। नींद से उठकर विक्रांत ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, वो चीख पड़ा, फैक्ट्री में आग कैसे लग गई? रात के 2 बजे विक्रांत की अनायास चीख सुनकर रज्जू अम्मा अपने कमरे से बाहर निकल आई और लाइट ऑन कर दिया। हॉल पूरा खाली था। इतने में विक्रांत दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागा। क्या हुआ विक्कू बाबा? रज्जू ने भागते विक्रांत से पूछा। फैक्ट्री में आग लग गई रज्जू अम्मा। विक्रांत भागता हुआ घर से निकल गया। ये सुनते ही रज्जू अम्मा के पैर तले जमीन खिसक गई। अब तक समायरा और घर के बाकी स्टाफ हॉल में पहुंच चुके थे। समायरा को यह सुनकर जैसे सदमा लग गया। वो चुपचाप बुत बनी अपनी जगह पर जम गई। उसे देखते ही रज्जू अम्मा ने उसे जोरदार तमाचा खींच दिया। समायरा लड़खड़ा गई। गलती की विक्कू बाबा ने कि झाड़ू पोछा करने वाली को कंपनी का मैनेजर बनाकर। कैसे लगी फैक्ट्री में आग? हाँ, कौन लेगा इसकी जवाबदारी? सभी नौकर चाकर वहीं खड़े तमाशा देख रहे थे। रज्जू अम्मा ने आगे कहा, बेशर्मी की भी एक हद होती है, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी, बेहया। वहां फैक्ट्री धू धू कर जल रही है और मैडम मैनेजर यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है।
रज्जो अम्मा मौका देखते ही समायरा के माथे सारा इल्जाम मढ़कर अपने कलेजे में लगी आग को शांत कर रही थी। जी भरकर रज्जो अम्मा ने समायरा को खड़ी खोटी सुनाया। विक्रांत को घर लौटने में काफी देर हो गई। शाम के 7 बज चुके थे। विक्रांत कंपनी इंचार्ज के साथ अपने घर में दाखिल हुआ। रज्जो अम्मा और समायरा सहित घर के बाकी लोग बेसब्री से विक्रांत की राह देख रहे थे। विक्रांत को देखते ही समायरा विक्रांत की ओर लपकी, लेकिन विक्रांत ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। समायरा हक्का बक्का रह गई। इतने में घबराई रज्जो अम्मा ने पूछा, कैसे लगी थी आग? वहाँ सब ठीक तो है ना? विक्रांत की आंखों में आंसू थे। कुछ ठीक नहीं है रज्जो अम्मा, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बच सका। और कहते कहते विक्रांत का चेहरा लाल पड़ गया। रज्जो अम्मा भागकर वहीं खड़े कंपनी इंचार्ज अवध के पास गई। अवध जी, आप बताइए क्या हुआ था वहाँ, कैसे लगी थी आग? इंचार्ज अवध ने समायरा की तरफ हाथ उठाकर नफरत भरी आवाज में कहा, मैडम, मैनेजर की वजह से लगी थी आग। ये सुनकर समायरा की आंखें फट पड़ी। उसने इंचार्ज अवध से कहा, नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। इंचार्ज अवध ने कहा, ऐसा ही हुआ है मैडम, ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। कंपनी इंचार्ज ने पूरी बात बतानी शुरू की। ये उस दिन की बात है जब फैक्ट्री में नई तेज गति से काम करने वाली मशीन्स इंस्टॉल की गई। इनका सही से रख रखाव और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल जरूरी था। समायरा ने नई मशीन्स के ट्रेनिंग सेशन को बहुत ही हल्के में लिया और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने फैक्ट्री के कुछ नए और अनएक्सपीरियंस्ड मैकेनिकों पर भरोसा करके उन्हें बिना पूरी ट्रेनिंग के मशीन्स को हैंडल करने के लिए दे दिया। इसी के साथ फैक्ट्री में कुछ नई केमिकल सप्लाईज भी लाई गई थी जो आसानी से जल सकती थी। समायरा को इस बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने फैक्ट्री में सुरक्षा उपाय और अग्नि रोकथाम के इक्विपमेंट को सही तरीके से चेक नहीं किया था। रात को जब फैक्ट्री में कुछ काम करने वाले लोग बचे थे, अचानक से एक मशीन में ओवरहीट होने के कारण चिंगारी निकलने लगी, क्योंकि अनएक्सपीरियंस्ड मैकेनिकों को नहीं पता था कि सेफ्टी के लिए सही वेंटिंग और कूलिंग सिस्टम्स कैसे एक्टिव किए जाते हैं। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और चिंगारी ने धीरे धीरे बढ़कर वहां रखे केमिकल्स को अपने कब्जे में ले लिया और कुछ ही देर में पूरे फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री के सुरक्षा अलार्म भी ठीक से काम नहीं कर पाए। जब तक फायर ब्रिगेड को इस दुर्घटना की खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन आग ने फैक्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। और ये सब सिर्फ एक कारण से हुआ कि समायरा ने सही सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। विक्रांत ने कहा, रज्जो अम्मा, इस 2 टके की लड़की से कह दो अपना सामान पैक कर कल सुबह यहाँ से निकल जाए, इससे पहले कि मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं। सदमे में पड़ी समायरा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। जो सपने उसने देखे थे पल में टूटकर बिखर गए। विक्रांत रॉय ने कहना जारी रखा, जरा सी उंगली क्या पकड़ाई मैंने, ये अपनी औकात भूल गई। कहते हैं ना, जूते पैर में ही अच्छे लगते हैं, सर पे नहीं। और विक्रांत अपने कमरे में चला गया। रज्जो अम्मा भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। बारी बारी से सभी लोग वहां से चले गए। उस रात घर में खाना नहीं बना। जब घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सुनसान घर में किसी के कदम समायरा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे में बैठी रो रही समायरा चौंक पड़ी जब जोर जोर से किसी ने दरवाजा नॉक किया। समायरा ने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। डर के मारे कांपते हुए समायरा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा तेजी से बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही माहौल में फिर से सन्नाटा छा गया। किसी को पता तक नहीं चला कि अंदर समायरा के साथ क्या चल रहा था। कुछ ही देर बाद विक्रांत के कमरे के बाहर किसी ने दस्तक दी और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगा। विक्रांत घबराकर उठा और चिल्ला पड़ा, कौन? फिर भी दरवाजे से निरंतर आवाज आती रही। विक्रांत ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने समायरा खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लिपस्टिक और काजल पूरे चेहरे पर लिपी हुई थी और उसने विक्रांत की मर चुकी मां जानवी रॉय के कपड़े पहने हुए थे। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में समायरा ने विक्रांत का गला पकड़ा और नीचे पटक दिया।
और भयानक आवाज में कहने लगी, विक्को, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी माँ जानवी रॉय हूँ। मैंने चुना है समायरा को अपनी बहू के रूप में, इसीलिए मैंने ये सारा खेल रचा था ताकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ सको। और तुम आज इसे घर से निकाल रहे हो। मुन्नू अपनी मम्मा की बात नहीं मानेगा बेटा। विक्रांत अपनी माँ को देखकर भावुक हो उठा, पर उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। अब तक समायरा का डरावना चेहरा विक्रांत के चेहरे के काफी करीब आ चुका था। अचानक समायरा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। यूं तो विक्रांत को भूत प्रेत में यकीन नहीं था, लेकिन एक सवाल उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। समायरा जैसी लड़की मुझे गले से पकड़कर पटकने की हिम्मत कैसे कर सकती है? और मुन्नू, ये नाम से तो बस मम्मा मुझे बुलाती थी, और दूसरा ये नाम रज्जो अम्मा को पता है। समायरा को तो इस नाम के बारे में मालूम भी नहीं है। अगले दिन इमोशनल होकर समायरा अपना बोरिया बिस्तर समेटे विक्रांत रॉय के आलीशान विला से जा रही थी। बार बार वो भारी मन से घर के कोने कोने को निहार रही थी। आखिर उसके कई महीनों की यादें इस घर से जुड़ गई थी। सामने रज्जो अम्मा हाथ पर हाथ चढ़ाए समायरा को घूर रही थी, मानो उसे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। समायरा हाथ जोड़कर कहने लगी, रज्जो अम्मा, अगर जाने अनजाने में मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। और इतना कहकर समायरा रज्जो अम्मा के पैर छूने के लिए झुकी। रज्जो अम्मा ने झटके से अपना पैर पीछे खींचते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और रज्जो अम्मा ने एक नौकर को आवाज लगाया, केदार। नौकर के हाजिर होते ही रज्जो अम्मा ने कहा, इसका सारा सामान गाड़ी में लोड करवा दो, और जरा तमीज से। हाँ केदार, आखिर ये हमारी मैडम मैनेजर रह चुकी है। इतने में विक्रांत रॉय की आवाज गूंजी, आपने सही कहा रज्जो अम्मा, ये हमारी मैनेजर मैडम थी और आगे भी रहेंगी। अब तक विक्रांत सामने आ चुका था। विक्रांत ने आगे कहा, समायरा कहीं नहीं जाएगी रज्जो अम्मा। केदार, मैडम का सारा सामान इनके कमरे में रखवा दो। विक्रांत की बातें सुनकर सभी दंग रह गए। रज्जो अम्मा हैरानी से पूछ बैठी, ये आप क्या कह रहे हैं विक्कू बाबा? मैं एकदम सही कह रहा हूँ अम्मा, समायरा कहीं नहीं जाएगी। विक्कू बाबा, भूलो मत कि इतना बड़ा नुकसान। विक्रांत ने कहा, रज्जो अम्मा, आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन भूल तो इंसान से ही होती है ना। और समायरा ने ये जानबूझकर थोड़ी किया। हमें समायरा को माफ कर देना चाहिए। विक्रांत रॉय की बात सुनकर मानो समायरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रज्जो अम्मा को समझ नहीं आ रहा था आखिर विक्रांत का फैसला रातों रात कैसे बदल गया। विक्रांत वहां से जा चुका था। रात में विक्रांत के साथ जो कुछ भी हुआ उससे अनजान रज्जो अम्मा यही सोचती रही कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे गया। रात ढल चुकी थी। विक्रांत रॉय डिनर कर अपने कमरे में सो रहा था। बाकी के सारे लोग भी गहरी नींद में जा चुके थे। रात के 2 बजते ही सुनसान घर में किसी के चलने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। ये आवाज समायरा के कमरे की तरफ जा रही थी। आज समायरा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो काला साया डायरेक्ट उसके कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उसी वक्त समायरा के अंधेरे कमरे में लाइट जली, जहां समायरा खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। समायरा ने कहा, वेलकम मम्मा वेलकम, आपका ही इंतजार था। आपने तो मुझे बाल बाल बचा लिया, वरना आज तो मैं इस घर से आउट हो जाती और इस हजारों करोड़ के एम्पायर पर कब्जा करने का सपना भी चूर चूर हो जाता। अंधेरे से जलती लाइट में काला चादर ओढ़े उस शख्स ने एंटर किया और एक झटके में उसने चादर हटा दी। चादर के अंदर
रज्जो अम्मा थीं। रज्जो ने कहा, समायरा बेटा, जरा अपनी हंसी की आवाज ना नीचे रख, क्योंकि इस बार तो मैंने तुझे बचा लिया, पर अगली बार मैं भी काम नहीं आऊंगी। समायरा ने केयरलेस होकर कहा, अरे क्या हुआ मम्मा, फिर से हम लोग विक्रांत की मरी हुई माँ को जिंदा कर देंगे। और विक्रांत वो तो अपनी माँ से इतना ज्यादा कनेक्टेड था कि वो उसकी कही हुई बात टाल ही नहीं सकता। डोंट वरी। रज्जो अम्मा ने खिंचते हुए कहा, अपनी होश में रहो समायरा, तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण फैक्ट्री में आग लग गई थी और इतने महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया, वरना अब समय आ चुका था कि मैं इस खेल को अंजाम तक पहुंचा दूं, लेकिन तेरी वजह से हमें और इंतजार करना पड़ेगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर किसी को ये बात पता चल गई ना कि तुम मेरी बेटी हो और ये सारा खेल मैं इस करोड़ों की संपत्ति को हड़पने के लिए कर रही हूँ, तो विक्रांत रॉय हम दोनों को जिंदा दफना देगा। ये बात याद रखना। डोंट वरी मम्मा, अब मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। रज्जो अम्मा समायरा को समझाते हुए कहने लगी, तो मेरी बात ध्यान से सुन, मैं पिछले 3 महीनों से विक्रांत के खाने में साइनाइड मिलाकर खिला रही हूँ, जो धीरे धीरे उसे मौत के करीब लाता जा रहा है। कुछ दिनों बाद विक्रांत अक्सरहा बीमार रहने लगेगा, तब तक उसे तुम पर इतना भरोसा हो जाना चाहिए कि जब वो बीमार पड़ने लगे तो धीरे धीरे वो सारी चीजें तुम्हारे हाथों में सौंप दे और उसके मरते ही तुम इस विरासत की रानी बन जाओ। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना। इतने में खिड़की के बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। समायरा और रज्जो अम्मा का दिल धक से बैठ गया। रज्जो अम्मा झट से दौड़कर खिड़की के पास गई तो उसने अंधेरे में किसी को वहां से भागते हुए देखा। आखिर कौन था वो जो छुपकर रज्जो अम्मा और समायरा की बातें सुन रहा था? क्या वो आदमी खुद विक्रांत रॉय था? आखिर क्यों रॉय परिवार का नामो निशान मिटाना चाहती है रज्जो अम्मा? और कैसे रज्जो अम्मा ने मसूरी से इंदौर तक का खेल रचा था? क्या रज्जो अम्मा हो पाएगी अपने चाल में कामयाब, या विक्रांत रॉय की जिंदगी में आने वाला है कोई नया मोड़? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सीक्रेट एम्पायर, सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुनो ना FM पर। सब कुछ सुनो ना। आगे भी मजेदार और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करो ना हमारे सुनो ना FM के YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।